हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास में केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होगी। मैटर के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में 9th 10th में जो पढ़ाया जाता है वो केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ब्रॉड में पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में यानी केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें, व्हाट इज chemistry is a branch of science in which we study the composition of matter and the chemical property of the matter. तो इसका इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपका? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the composition of matter and chemical property of the matter. तो यहाँ पे बात आती है मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री साइंस की वह शाखा है जिसमें हम मैटर का कंपोजिशन, मैटर मतलब पदार्थ, पदार्थ का कंपोजिशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो मैटर की बात आई तो मैटर की हम शुरुआत करेंगे कि मैटर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्स की, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का निर्माण जो है दो चीजों से हुआ है। पहला मैटर एंड दूसरा है एनर्जी। व्हाट इज द मैटर? सबसे पहले मैटर को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द मैटर? मैटर इज अ एनीथिंग which occupy space, which have mass and which have volume. तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटे से इसमें। एनीथिंग which occupy some space, have some mass and have some volume. वो एनीथिंग क्या हो सकती है? आपको जो चीज़ दिख रही है आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें मैटर है। इवन अगर आप कमरे में बैठे हो तो कमरे में जो दिखती हैं और ना दिखने वाली चीज़ें, हवा है जैसे, हवा भी किसमें आएगी? एयर, एयर आपकी मैटर में आएगी। तो हवा को भी कंसिडर करते हैं मैटर में, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है, वो भी कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करती है, उसमें भी मास होता है, तो वो भी किसमें आती है? मैटर। तो ये हो गई बात मैटर की। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस, हैव सम मास एंड हैव सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब बात करेंगे एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग work is called energy. ये हो गई एनर्जी की डेफिनेशन कि आपके कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब मैटर को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में मैटर को डिफाइन किया था कि केमिस्ट्री साइंस की वह शाखा है
जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैटर की। तो मैटर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि जो भी चीज़ें ब्रह्मांड में दिखती हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी क्या चीज़ें हैं, मैटर हैं। तो मैटर को हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। वो 3 कैटेगरी क्या क्या हैं? मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा हम आपको दिखाएंगे। ये सॉलिड है, ये है लिक्विड और ये क्या है, गैस। आपको क्या दिख रहा है? इन तीनों में अंतर क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेल ऑक्यूपाइड है, मतलब उनके बीच में स्पेस कम है और एक दूसरे से मॉलिक्यूल सटे हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई भी मैटर की 3 कैटेगरी 2 चीज़ों से डिफाइन होती हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? अभी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डेफिनेशन क्या होती है? द फोर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। The force between 2 molecules are called molecular force। अब ये फोर्स जो 2 मॉलिक्यूल को आपस में बांधे रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने ही क्लोजली पैक्ड होंगे मॉलिक्यूल्स, आपस में सटे हुए होंगे। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका क्या है? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है और गैस में सबसे कम है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। सॉलिड, लिक्विड और गैस किस वजह से डिफाइन होते हैं? उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो लेस होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा किसमें होता है? गैस में। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी से ही हमने क्या कहा था? केमिस्ट्री की जब डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोग मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसी को हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब यहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। नंबर 1 प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? हम मार्केट में जाते हैं और कहते हैं शुद्ध देसी घी। तो क्या शुद्ध देसी घी
प्योर सब्सटेंस है? नहीं। जो घी होता है वो मिक्सचर होता है फैट एंड ऑयल का, तो वो भी मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है। तो यहाँ पे साइंस में जो प्योर सब्सटेंस होती हैं उनको हम क्या, कैसे प्योर सब्सटेंस होते हैं? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिमिलर हो, एक ही तरह हो, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? दे आर ऑफ वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर ऑफ वन टाइप of constituent particles, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर हो गया, H2O हो गया, एग्जाम्पल अगर देखें हम H2O, पानी में क्या होता है? H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका मतलब क्या है कि H2O आपका प्योर सब्सटेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सारे आपके क्या है? इसमें एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर आर दोस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिक्सचर दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एंड हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? सपोज दैट मैंने क्या किया, वाटर में वाटर ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या मिला दिया? शुगर, और इसका मिक्सचर कर दिया, वाटर और शुगर का। तो मिक्सचर क्या हो गया? शुगर सिरप। शुगर सिरप। तो इसका मतलब ये मिक्सचर अगर वाटर का एक पार्टिकल और शुगर का एक पार्टिकल पूरे पूरे मिक्सचर में इन्वॉल्व है इक्वल रेशियो से, 1:1, तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम होमोजेनियस की डेफिनेशन लिखें, द मिक्सचर इन विच constituent particles involve uniformly throughout the mixture। तो अगर हम होमोजेनियस की डेफिनेशन लिखें तो लिख लीजिए, ये पूछी जाती है होमोजेनियस की डेफिनेशन, तो इसको लिखना भी बहुत जरूरी है। The mixture in which constituent particle involve, यहाँ तक तो कॉमन डेफिनेशन होगी, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करेंगे। इन्वॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर यूनिफॉर्मली इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब उसके पार्टिकल एक के रेशियो में 1:1 में के रेशियो से इन्वॉल्व है। अब हम बात करें अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे घर में मम्मी या सिस्टर खाना बनाने जाती हैं तो चावल को पहले मिलती हैं, कहीं पे कंकड़ होते हैं, कहीं पे
इसका मतलब क्या है कि उसके कंकड़ और चावल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए आपके, तो कंकड़ कहीं कहीं पे इन्वॉल्व है और कहीं कहीं पे नहीं इन्वॉल्व है, तो ये पूरे मिक्सचर में इक्वल रेशियो से इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये क्या है, हेट्रोजीनियस। तो अगर हम हेट्रोजीनियस की डिफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा कॉमन रहेगा, लेकिन यहीं पे हम इस डिफिनेशन को यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट इन्वॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रूआउट द मिक्सचर। तो ये डिफिनेशन का है, ये डिफिनेशन हो गई आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपका क्लियर हो गया है कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। आगे पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस को फिर से क्लासिफाई किया गया। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में हमने बताया था कि वन टाइप के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वन टाइप एटम्स, एक तरह के एटम से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे सोडियम एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ये सारे आपके क्या है, एलिमेंट। मतलब इसमें एक तरह के एटम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या होते हैं, जब ये एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो से मिक्स होके एक दूसरा सब्सटेंस बनाते हैं या दूसरी कोई चीज बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन एलिमेंट कंबाइंड विथ फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड हो गया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फिक्स 1 और 2 और 1 के रेशियो में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो ये क्या होगा, H2 एक आपका कंपाउंड होगा, ठीक है। Na और Cl को 1 और 1 के रेशियो में मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, नमक, ये आपका क्या होगा, कंपाउंड। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। मेटल आपको पता होगा कि मेटल क्या होते हैं, दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट्स which are highly conductor of heat and electricity is called metal, ठीक है। या अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो मेटल आर दोस which have tendency to donate electron, ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाते हैं, मेटल। बात करें नॉन मेटल की, ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। मेटल में जैसे आपका आयरन हो गया, ये मेटल है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सारे क्या है, मेटल है। नॉन मेटल क्या है, आपका ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और मेटलाइट्स की बात करें
मेटलाइट्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं और या तो इलेक्ट्रॉन लेने की, दोनों की टेंडेंसी, मतलब इनके आउटरमोस्ट शेल में एटलीस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो वो क्या होंगे? मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स आर दोज विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर कॉल्ड मेटलाइट्स। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका एलिमेंट्स का। अब हम कंपाउंड की बात करें। कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग से रिलेटेड होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे शुगर आप शुगर को लिविंग तो नहीं कह सकते, लेकिन शुगर लिविंग थिंग, मतलब गन्ने से बनाया जाता है। वो गन्ना क्या है? एक वनस्पति है जो लिविंग थिंग से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे लिविंग थिंग से रिलेटेड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड विच आर रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये केमिस्ट्री आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, इस तरह से हम लोगों ने स्टेप वाइज देखा। तो सबसे पहले मैटर को हमने क्या किया था? मैटर को हमने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस। उसके अकॉर्डिंग मैटर को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और उसके बाद जब हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, तो केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को हमने क्लासीफाई किया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, और प्योर सब्सटेंस को क्लासीफाई किया किसमें? एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एलिमेंट को मैंने फर्दर क्लासीफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स, और कंपाउंड को हमने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आराम से कई बार इस वीडियो को पढ़िए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।